दोस्तों एक बार सोचो, अगर आपके देश का कोई फ्लैग ना हो, कोई नेशनल एंथम ना हो और आपके ऊपर कोई दूसरी कंट्री का रूल हो, तो क्या आप खुद को नेशन का समझोगे? यही हाल था यूरोप का 19th सेंचुरी में। फ्रेगमेंटेड किंगडम्स, फॉरेन डोमिनेशन और डिवाइडेड आइडेंटिटीज। और इसी ब्रोकन यूरोप से जन्म हुआ एक ऐसे जज्बे का जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, जिसका नाम था नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्लोगन्स, नेपोलियन के रिफॉर्म्स, वियना कांग्रेस की पॉलिटिक्स और इटली जर्मन के यूनिफिकेशन वॉर्स, सब एक ही कहानी के चैप्टर्स थे। और वही कहानी हम आज पूरे डिटेल से समझेंगे क्वेश्चन आंसर स्टाइल्स में। अगर आपने पूरा वीडियो प्रिपेयर कर लिया तो बोर्ड्स की फुल ऑन तैयारी हो जाएगी आपकी, एकदम बुलेट पॉइंट्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ला पैत्रे एंड ले सिटियोन का आइडिया क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों ने एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस किया। नेशन को बोला गया ला पैत्रे, मतलब फादरलैंड, और हर आदमी को समझा गया एक इक्वल मेंबर, यानी ले सिटियोन, मतलब सिटीजन। इसके साथ नए सिंबल्स आए, ट्राई कलर फ्लैग्स, नेशनल हाइम्स और एक यूनाइटेड लॉ सिस्टम। सब जगह एक जैसे लॉज चलेंगे, वेट एंड मेजर्स एक जैसे ही अप्लाई किए जाएंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हुई जहां लोगों ने अपने आप को नेशन के रूप में इमेजिन करना स्टार्ट किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड्स ऑफ 1804 के फीचर्स क्या थे? देखिए, नेपोलियन ने 1804 में एक जबरदस्त लॉ कोड बनाया था जिसका नाम था सिविल कोड्स ऑफ 1804, यानी कि नेपोलियनिक कोड्स। इसके मेन फीचर्स थे, इसमें लॉस के सामने सब इक्वल रहेंगे, जन्म से मिलने वाले अधिकार प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के राइट्स सिक्योर रहेंगे, यूनिफॉर्म वेट्स का मेजर क्या हो जाएगा भाई, सब इक्वल जैसा हो जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन सिंप्लीफाई किए गए, यानी कि देश चलाना इजी हो गया। सब जगह पर जब एक जैसी क्वांटिटी यूज होगी, यूनिफॉर्म वेट्स यूज होंगे, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मतलब दोस्तों ये कोड एक ब्लूप्रिंट बन गया मॉडर्न यूरोप के लिए। तीसरा सवाल है, नेपोलियनिक कोड्स रिफॉर्म्स ने लोगों को इंस्पायर भी किया और गुस्सा भी दिलाया, तो कैसे? देखिए, नेपोलियन एक डबल एज शॉट था। इंस्पायर किया लोगों को क्योंकि फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, इक्वालिटी और न्यू लॉज आए, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न हो गए। एंगर क्रिएट इसलिए किया क्योंकि उसने सेंसरशिप थोपी, हैवी टैक्स लगाए और फोर्सफुली लोगों को आर्मी में भर्ती किया। तो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर्स राइटिंग में। जैसे कि अगर आपके पास आ जाए कि भाई नेपोलियन के दुष्प्रभाव भी क्या रहे वो समझाइए, तो आप ये सभी पॉइंट्स लिखेंगे। तो इसका रिजल्ट रहा था, यूरोप के लोग एक तरफ एडमायर करते थे, दूसरी तरफ रेजिस्ट करते थे, और इसी टेंशन से नेशनलिज्म और ज्यादा ग्रो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी के फीचर्स क्या थे 19th सेंचुरी में? देखिए, एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली वो पावरफुल लैंड ओनर्स थे जो सोसाइटी के टॉप पे बैठे थे। उनके फीचर्स क्या थे भाई? वो नंबर में तो स्मॉल थे लेकिन पावर में बहुत ज़्यादा थे। आपस में मैरिजेस करके अपना नेटवर्क मेंटेन करते थे। फ्रेंच उनकी कॉमन लैंग्वेज थी और लाइफस्टाइल सिमिलर था। पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ डोमिनेट करते थे। विलेज में उनके बड़े बड़े जमीन जायदाद पड़े हुए थे, मतलब एक एलीट क्लास जो ट्रेडिशन और पावर का सिंबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल क्लास कैसे राइज हुआ यूरोप में? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नया सोशल ग्रुप बनाया जिसका नाम था मिडिल क्लास। इसमें आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ये लोग एजुकेटेड और लिबरल माइंडसेट के थे। ये बिलीव करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही और फ्रीडम से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सभी लोग बने नेशनलिज्म के कैरियर, क्योंकि इन्होंने आइडिया को पूरे यूरोप में स्प्रेड किया और ये व्यापार को भी फ्री करना चाहते थे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जुल्वरीन 1834 का क्या रोल था जर्मनी के इकोनॉमिक यूनिफिकेशन में? देखिए, जुल्वरीन एक कस्टम यूनियन था, याद कीजिए, इट वॉज ए कस्टम यूनियन जो कि प्रूशिया ने बनाया था। इसके रोल्स को पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला, जर्मन ईस्ट स्टेट के बीच टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, यानी कि व्यापार पर लगने वाले एक्स्ट्रा टैक्सेस को रिमूव कर दिया। एक सिंगल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब टोटल 30 करेंसीज थी, उससे सिर्फ 2 करेंसीज रह गई थी। वेट और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, कोई किलोग्राम में नाप रहा है, कोई एलबीएस में नाप रहा है, तो सेम किया गया। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम हुए और ट्रेड को बढ़ावा मिला। ये सब मिलकर एक इकोनॉमिक यूनिटी क्रिएट हुई जिसका रिजल्ट था बाद में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का ईजी हो जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कांग्रेस ऑफ वियना 1815 के सिग्निफिकेंस क्या थे? देखिए, 1815 में ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिश ने कांग्रेस ऑफ वियना होस्ट किया था। इसमें डिसाइड हुआ था नेपोलियन के हारने के बाद में कि फ्रांस में वापस से बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो जाएगी। यूरोप का मैप रीड्रॉ किया गया, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली पकड़ाया गया, प्रूशिया को टेरिटरीज दी गई
और रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया। फ्रांस के अराउंड बफर स्टेट्स बनाए गए जिससे फ्रांस अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड ना कर पाए भविष्य में भी। बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया गया वॉर्स प्रिवेंट करने के लिए जिससे सबके पास पावर शेयरिंग रहे। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन्होंने नेशनलिज्म को इग्नोर कर दिया और वही बाद में बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना। ड्यूक मेटरनिच ने एक बात कही थी, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी जो चीज़ फ्रांस में शुरू हुई है वो पूरे यूरोप में फैल सकती है, इसलिए हमने नेपोलियन की पावर को ख़त्म करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों अब तक हमने समझा कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म के सीड को बो दिया था, नेपोलियन ने उसे आगे बढ़ाया और वियना कांग्रेस ने उसको दबाने की कोशिश करी। लेकिन नेशनलिज्म एक बार इग्नाइट हो जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैसे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, रोमांटिज्म और कल्चर नेशनलिज्म का कैसे ग्रो हुआ देश भर के अंदर में। तो पहला सवाल है भाई कंजर्वेटिज्म और 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स ने मोनार्की कैसे स्ट्रेंथन की। तो पहले कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऐसे लोग समाज के जो पुरानी सोच को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये था मोनार्की, चर्च और प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना। वियना कांग्रेस के बाद में उन्होंने मोनार्की को रिस्टोर किया, प्रेस पर स्ट्रिक्ट रूल लगाए और सेंसरशिप लगा दी। जब भी डिसेंट और रिवोल्ट करते थे लोग, उनको सप्रेस कर दिया जाता था, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। और मोनार्की को सपोर्ट देने के लिए ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री को और पावरफुल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरलिज्म का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंस में डिफरेंस बताइए। तो देखिए, पॉलिटिकल लिबरलिज्म में फोकस था इंडिविजुअल फ्रीडम पर, लॉ के सामने इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब था फ्री मार्केट, यानी ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए जाएं और बिजनेस में होने वाले अनवांटेड टैक्स टैरिफ्स को हटा दिया जाए, फ्री कंपटीशन कर दिया जाए। दोनों ही एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे। उनका एम था मेरिट बेस्ड सोसाइटी क्रिएट करना, लेकिन उन्होंने सफरेज को प्रॉपर्टी ओनर्स तक लिमिटेड रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th सेंचुरी लिबरल्स ने यूनिवर्सल सफरेज को सपोर्ट क्यों किया। देखिए, उनका मानना था कि सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड वोटिंग राइट्स होना चाहिए। उन्हें डर था कि वर्किंग क्लास वोट करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड करेगी कि सबके पास पैसा बांटा जाए। वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहते थे। उन्होंने मेरिटोक्रेसी को प्रमोट किया। ये लिबरलिज्म की एक बड़ी लिमिटेशन को दिखाती है, यानी वो लिबरलिज्म जो लोग थे, लिबरल वाले लोग थे, वो सबको प्रमोट नहीं कर रहे थे, वर्कर्स के लिए नहीं सोच रहे थे। नेक्स्ट सवाल है रोमांटिसिज्म ने नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप करने में क्या रोल प्ले किया। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन में आप इस आंसर को लिख सकते हैं। रोमांटिक थिंकर्स ने इमोशंस, फोक कल्चर और वर्नाक्यूलर मतलब क्या होता है, उस जगह की देसी भाषा, वर्नाक्यूलर को हाईलाइट किया। उन्होंने पास्ट ट्रेडिशंस, फॉल्कलोर सॉन्ग्स को ग्लोरीफाई किया। जॉन गॉटफ्रेड हैडर ने वॉक्स गीत यानी कि फॉक स्पिरिट को नेशन की पहचान बताया। इसने लोगों में कल्चर यूनिटी क्रिएट करी और आर्ट और लिटरेचर के थ्रू नेशनल आइडेंटिटी को पॉपुलर बनाया। नेक्स्ट सवाल है पोलैंड में लैंग्वेज ने नेशनलिज्म को कैसे जिंदा रखा। देखिए, पार्टीशन के बाद रशिया ने रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी थी पूरे के पूरे पोलैंड पर, लेकिन पॉलिश लोगों ने अपनी लैंग्वेज चर्च सर्मन्स और एजुकेशन में यूज करी। क्लर्जी ने पॉलिश कल्चर को प्रमोट किया। नेशनल डांसेस जैसे कि पोलोनेज और माजुराका ने नेशनल स्पिरिट को अलाइव रखा। लैंग्वेज एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई। देखिए, तब तक आप किसी के गुलाम नहीं बन सकते जब तक आप अपनी लैंग्वेज पर कमांड रखते हैं। जिस दिन आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए, उसी वक्त समझ लीजिए आप दूसरे के गुलाम बनने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बताइए। तो देखिए, 1821 में ग्रीक्स ने ऑटोमन रूल के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। उनके नेशनलिज्म ने इंस्पायर होकर एजुकेटेड यूरोपियंस ने भी उन्हें सपोर्ट किया। पोइट्स जैसे कि लॉर्ड बायरन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने भी मिलिट्री सपोर्ट दिया। और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ग्रीस इंडिपेंडेंट बन गया। तो ये ट्रीटी का नाम वन वर्ड में कई बार आया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि किस ट्रीटी के बाद में ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बन पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा था, खाने की शॉर्टेज थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, यूनिवर्सल मेल सफरेज की डिमांड जोर पकड़ रही थी। लुइस फिलिप की जो गवर्नमेंट थी वो मोनार्क वाली थी, वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी थी। वर्कर्स और मिडिल क्लास ने मिलकर प्रोटेस्ट कर दिया और फरवरी 1848 में मोनार्की गिर गई और रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। इसे जुलाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और इसके अंदर ही जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से भी अलग हुआ था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट असेंबली जो कि 1848 के अचीवमेंट्स और फेलियर्स के बारे में लिखी है। देखिए 1848 में 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। उन्होंने एक जर्मन नेशन डिमांड की जो कि मोनार्की के अंडर होगा। क्राउन प्रिंस ऑफ प्रुशिया को ऑफर की गई, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं राजा नहीं बन सकता कि नई देश के। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल राइट्स डिनाई करके सिर्फ ऑब्जर्वर्स बनाया गया। असेंबली फेल हो गई क्योंकि सपोर्ट कम था और मोनार्क ने रिप्रेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत आने लगा है, विमेन का रोल 19वीं सेंचुरी रेवोल्यूशन में बताइए। देखिए विमेन ने पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किए, उन्होंने न्यूज़पेपर्स एस्टैब्लिश किए और डेमोन्स्ट्रेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने यूनिवर्सल सफेज की डिमांड करी और फ्रैंकफर्ट असेंबली में भी एक्टिवली सपोर्ट किया, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले, सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 रेवोल्यूशंस क्यों फेल हो गए। देखिए सोशल ग्रुप्स के बीच में यूनिटी नहीं थी, मिडिल क्लास और वर्कर के इंटरेस्ट क्लैश कर रहे थे, उनके पास मिलिट्री सपोर्ट नहीं था, मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी ने रिप्रेस कर दिया और अचीवमेंट शॉर्ट लिव थी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनके बीच में नहीं थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसपी मजीनी का रोल इटालियन यूनिफिकेशन में समझाइए। देखिए मजीनी ने यंग इटली और यंग यूरोप दो सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया था जब वो एग्जाइल में था 1831 में। वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स में बिलीव करते थे। उन्होंने नेशनलिज्म को यूथ तक स्प्रेड किया, सीक्रेट सोसाइटीज ऑर्गेनाइज की जहां नेशनलिस्ट आइडिया सर्कुलेट होते थे। उनकी रिवोल्ट फेल हुई, लेकिन उनके आइडियाज ने लेटर लीडरशिप को इंस्पायर किया था। काउंट कैवर का रोल इटालियन यूनिफिकेशन में समझाना है। देखिए कावर जो था वो सर्दिनिया पिडमोंट के प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर आप बोल सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट थे, उन्होंने इकोनॉमी मॉडर्नाइज की थी, फ्रांस के साथ अलायंस बनाई थी और ऑस्ट्रिया को डिफीट किया था 1859 में। लोम्बार्डी अनेक्स किया था, अपने अंदर में लिया था और गरीबल्दी की टेरिटरीज ऐड कर लिए थे। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का किंग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबल्दी का रोल इटली यूनिफिकेशन में समझाइए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सभी यूनिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है ना उनसे भी सेपरेट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो गरीबल्दी रेड शर्ट मूवमेंट के लीडर थे और कई सारे लोगों ने इसमें वॉलंटियर किया था। ये आर्म्ड वॉलंटियर्स रिवॉल्ट था। उन्होंने सर्दर्न इटली में लड़ाई लड़ी और नेपल्स और सिसिली जीते थे। ये टेरिटरीज सर्दिनिया पिडमोंट के साथ यूनिफाई कर दिए, कावर की डिप्लोमेसी के साथ कोऑर्डिनेट किया और गरीबल्दी एक पॉपुलर मूवमेंट के सिंबल बन गए। गरीबल्दी को हीरो ऑफ रेड शर्ट भी कहते हैं। रेड शर्ट मूवमेंट आपने सुना हो, काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जर्मन का यूनिफिकेशन बिस्मार्क के अंदर में बताइए। देखिए प्रूशिया ने जर्मन यूनिफिकेशन लीड की बिस्मार्क के अंडर में, ऑटो वन बिस्मार्क। उन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तीन वॉर्स लड़े थे टोटल में, डेनमार्क में 1864, ऑस्ट्रिया में 1866 में, फ्रांस 1872-1871। फ्रांस की डिफीट के बाद वर्सलीज में जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम हो गया 1871 में और काइजर विलियम फर्स्ट को एम्परर क्राउन दिया गया। अब मैं आपके लिए बड़े क्वेश्चंस में लेके आया हूँ पूरा का पूरा यूनिफिकेशन। तो सबसे पहले बात होगी इटली के यूनिफिकेशन की। बेटा 1815 में के पहले इटली ना बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, 7 स्टेट्स में बटा था और नॉर्थ ऑस्ट्रिया के अंडर था, साउथ बर्बन किंग्स के अंडर में था, सेंट्रल पोप के अंडर में था। तो जिसिपी मजीनी ने यंग इटली सोसाइटी बनाई और रिपब्लिकन और नेशनलिस्ट आइडिया को स्प्रेड किया। कावर ने जो कि सर्दिनिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे, एक डिप्लोमेटिक मास्टरमाइंड थे, उन्होंने इकोनॉमी मॉडर्नाइज की और फ्रांस के साथ अलायंस करके ऑस्ट्रिया को 1815 में हराया। जिसिपी गरीबल्दी ने रेड शर्ट मूवमेंट को लीड किया और नेपल सिसिली कैप्चर किए स्पेनिश रूल से हटकर, यानी कि उन्होंने स्पेनिश रूलर के खिलाफ लड़ाई की थी और टेरिटरीज विक्टर इमैनुअल सेकंड को हैंडओवर कर दी गई और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। रोम 1817 में ज्वाइन हुआ, 1870 में, जब फ्रेंच ट्रूप वापस चले गए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है जर्मनी का पूरा इटली यूनिफिकेशन एक साथ जोड़ के बताइए। देखिए जर्मनी इनिशियली 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया डोमिनेट कर रहे थे। 1834 में जुल्वेरियन कस्टम यूनियन ने जर्मन स्टेट्स को इकोनॉमिकली यूनाइट किया। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया और क्राउन ऑफ प्रूशिया, किंग ऑफ प्रूशिया को ये ऑफर किया गया, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए तुम समझ गए कि पार्लियामेंट में वो फेल हो गए, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने कमान संभाली।
प्रूशियन चांसलर थे ये, उन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो की और यूनिफिकेशन के लिए 3 वॉर लड़े, जो कि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। और जनवरी 1871 में वर्सलीज ने जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम किया और किंग विलियम फर्स्ट काइजर को राजा बना दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन कैसे नेशन स्टेट बना बिना रिवॉल्ट के? बड़ा ही स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन का। देखिए, इटली और जर्मनी के जो झगड़े हुए थे, वॉर्स हुए थे, उसके बिल्कुल विपरीत ब्रिटेन में बहुत ही ग्रेजुअली नेशन स्टेट बना था। अर्ली ब्रिटेन में इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ रहते थे, लेकिन 1701 एक्ट ऑफ यूनियन के बाद में इंग्लैंड स्कॉटलैंड एक होकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। इंग्लिश डोमिनेशन स्ट्रॉन्ग थी, स्कॉटलैंड ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस लूज किया लेकिन अपनी कल्चर रिटेन रखी, और स्कॉटलैंड चाहता भी था कि वो इंग्लैंड का पार्ट बने। आयरलैंड तो अपोज कर रहा था, लेकिन खुद आयरलैंड के देश के अंदर में कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे, इसलिए 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन के अंदर ही आयरलैंड को जबरदस्ती ब्रिटेन के साथ यूनाइट कर दिया गया। ब्रिटेन आइडेंटिटी प्रमोट हुई, कॉमन पार्लियामेंट बना, यूनियन जैक फ्लैग बना, नेशनल एंथम हुई और इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए ये सब कनेक्ट हो पाए। मतलब नेशनलिज्म रिवॉल्यूशन से नहीं बल्कि पॉलिटिकल यूनियन और कल्चरल डोमिनेशन के जरिए डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिगरीज ऑफ मेरीन एंड जर्मेनिया के बारे में समझाइए। देखिए, हर देश का अपना एक सिंबल होता है जिससे आत्मीयता की भावना जागती है, नेशनलिज्म की भावना जागती है, देशभक्ति की भावना जागती है। मेरीन फ्रांस का नेशनल सिंबल थी, लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी। उन्हें पेंटिंग्स, कॉइन्स, स्टैचूज में डिपिक्ट किया गया था और स्टैम्प्स में भी किया गया था, ये याद रखिएगा सारे पंच। जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलिगरी थी, एलिगरी मतलब रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेंथ और हीरोइज्म का सिंबल थी। उन्हें सॉर्ड और ऑलिव ब्रांच और ओक लीव्स का क्राउन के साथ दिखाया जाता था। ये एलिगरीज नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए यूज की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फ्रेडरिक सोरेरो की पेंटिंग की सिग्निफिकेंस बताइए। देखिए, 1848 में फ्रेडरिक सोरेरो ने एक यूटोपियन पेंटिंग बनाई थी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स की विजन थी। इसमें नेशंस को अपने अपने फ्लैग्स के साथ प्रोकेशन में मार्च करते हुए दिखाया गया था। एक लिबर्टी की स्टैचू उन्हें गाइड कर रही थी। नेशंस के लोग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पहन के आए थे, और ये आइडिया था कि दुनिया में फ्रेटर्निटी ऑफ नेशंस पर बेस्ड एक दुनिया बननी चाहिए, जो कि एक यूटोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बाल्कन्स को पावर केग ऑफ यूरोप क्यों कहा गया? देखिए, बाल्कन रीजन में एथनिक डाइवर्सिटी थी, स्लेव्स, ग्रीक्स, बुल्गेरियंस और भी कई सारे ग्रुप। ऑटोमन एम्पायर का जो पकड़ था उसके ऊपर से वो डिक्लाइन हो रहा था, इसलिए एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। चाहते तो ये एक हो सकते थे, लेकिन ये सभी स्टेट्स आपस में एक दूसरे से चलते थे। अलग अलग नेशनलिस्ट एस्पायरेशन क्लैश करने लगे। रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन जैसे पावर्स भी यहाँ कंट्रोल लेने के लिए आ गए थे। राइवलरीज के चलते कॉन्फ्लिक्ट हुए और फाइनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ट्रिगर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19th सेंचुरी नेशनलिज्म में यूनिटी से डिसयूनिटी कैसे बन गया? देखिए, अर्ली फेज में नेशनलिज्म ने लोगों को मोनार्की के अगेंस्ट यूनाइट किया और इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन इंस्पायर की, लेकिन लेटर फेज में ये कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म बन गया यूरोपियन पावर्स के बीच में। कॉलोनीज में इंपीरियल राइवलरी और ज़्यादा बढ़ गई कि कौन कितनी देश में अपने इंपीरियल्स बनाएगा, कॉलोनीज बनाएगा। बाल्कन नेशनलिज्म में डिसइंटीग्रेशन हुआ और वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई और एंड में ये बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दूत। तो दोस्तों, अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग को समझेंगे। देखिए, इसमें दुनिया के साथ हर देश अपने नेशनल फ्लैग और कॉस्ट्यूम के साथ ये यहाँ पे मूव करने आया है। यहाँ पर अपना होमेज यानी कि अपना सम्मान देने आया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, और इस पेंटिंग के आगे जो कूड़ा करकट पड़ा है ये राजा की पावर का सिंबल है। और ऊपर आसमान से एंजल्स और सेंट्स आपको देख रहे हैं। ये कोई मूवी सीन नहीं है, बल्कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरेरो का सपना था। वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में 4 प्रिंट्स बनाई थी, जिनमें उन्होंने अपना यूटोपियन विजन दिखाया। यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसा आदर्श सपना जो परफेक्ट हो। इसमें लिबर्टी एज अ लेडी दिखाई गई है। भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही लिबर्टी को एक महिला के रूप में दिखाया जाता था, हाथ में टॉर्च या तिरंगा फ्लैग जैसी चीज़ें लेकर। वो फ्रीडम और राइट्स का सिंबल बन गई। इस पेंटिंग में उनके हाथ में है ज्ञान की मशाल, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे में है चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें ह्यूमन राइट्स की बारे में जानकारी लिखी है। सोरेरो की पेंटिंग में दुनिया के अलग अलग देश एक जुलूस की तरह मार्च कर रहे हैं। हर देश अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम और फ्लैग लेकर आया है। तब के आगे है यूएसए, स्विट्जरलैंड, और उसके बाद है फ्रांस, जर्मनी और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज। ऊपर आसमान में क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल नीचे देख रहे हैं, गेज कर रहे हैं इस थीम पे। ये सिंबलाइज करता है यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, कि पूरी दुनिया एक साथ हो, शांति और इक्वालिटी के साथ में।
तो भाई ये सोरेरो की पेंटिंग कोई ऑर्डिनरी आर्ट नहीं है, ये एक विजन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स है, जहाँ हर देश इंडिपेंडेंस हो, डेमोक्रेटिक हो और सबके बीच फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा बना रहे। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक छोटी सी स्पार्क यूरोप में एक ऐसी आग बन गई जो मोनार्क्स को हिला गई। नए नेशंस क्रिएट हुए और आखिर में पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ पुश हो गया। नेशनलिज्म ने यूरोप को एक तरफ यूनिटी दी इटली और जर्मनी के रूप में, लेकिन दूसरी तरफ ये नेशनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स का रीजन भी बन गया। इसलिए बाल्कन्स का अगर आप एग्जाम्पल समझेंगे तो आप देखेंगे कि भाई कैसे वो वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ पुश हुए हैं। बोर्ड्स के एग्जाम में ये लाइन याद करो, डेट्स, लीडर्स और खास करके एग्जाम्पल्स लिखो और आंसर्स को पॉइंट में प्रेजेंट करो जैसे मैंने आपको करवाए हैं। और याद रखो, हिस्ट्री से पास्ट की कहानी नहीं है बल्कि आज के वर्ल्ड को समझने का एक की है। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं अनुज क्लासेस। मिलते हैं अनुज क्लासेस के अगले वीडियो में अपने धमाकेदार स्टाइल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।